हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई। हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा, अब हम क्या स्टडी करेंगे? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई अगर सिंपल वे में अगर मैं डिफाइन करूँ, क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल प्रेजेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई। ठीक है ना। एक न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी। ठीक है ना। तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है ना। अब अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते, निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो एक एटम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कि एटम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एस के अंदर प्रेजेंट है, ये पी के अंदर प्रेजेंट है, आप इसको परमानेंटली डिफाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सेल में यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कहीं पे भी क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग क्यों कैसे निकाला जाता है? प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकाला जाता है। किसके थ्रू? प्रोबेबिलिटी के थ्रू क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। साइन स्क्वायर। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जब स्टडी करोगे तो साइन स्क्वायर से क्या करोगे? उसको डिफाइन करोगे। साइन स्क्वायर से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट। अगर मैं 1s की बात करता हूँ, जैसे अपना एस सब सेल होता है, उसकी भी जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ तक जाती है? स्टार्टिंग में न्यूक्लियस से यहाँ तक क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ते जाओगे तो क्या हो जाएगी? मिनिमम होती जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो पाई जाती है। ठीक है ना। तो एक एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं हो सकती तो आप न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर पाते। आप एक्सपेरिमेंटली सीधा सीधा एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। ये आप श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जब इसके बारे में देख लोगे कि साइन स्क्वायर क्या करता है, उसको डिफाइन करता है और उसकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ तक रहती है? इंफिनिटी तक रहती है। ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन को आप डिफाइन नहीं कर सकते पोजीशन पे, तो एटॉमिक रेडियाई को आप ऐसे तो सीधा सीधा एक एटम को लेके सीधा सीधा आप एटॉमिक रेडियाई को नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया? हमने दूसरे तरीके डेवलप किए जिससे हम क्या कर सके? एटॉमिक रेडियाई को निकाल सके। ठीक है। जब क्या हो, मान लो दो एटम्स ने क्या किया है? बॉन्ड बनाया है एक दूसरे के साथ। क्या कर दिए? एक ए एटम है, एक बी एटम है, एक दूसरे के साथ क्या कर गया? कंबाइन कर गया। कंबाइन कर गया तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करी तो उसका अगर मैं आधा कर दूं तो क्या आ जाएगा? वो एटॉमिक रेडियाई ही तो आएगा। देखो, हम एक एटम के अंदर न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन क्या किया हमने उन दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कर बना दिया उसका। जो दूसरे एटम के साथ मैंने उसका बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा? मान लो ये दोनों एटम सेम ही है, ए ही है। ठीक है। जो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस में क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसका आधा क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई। फिर यहाँ से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस ही तो बचेगी। तो ये क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई निकालने के तरीके। कैसे निकालेंगे और किस किस मेथड से निकालेंगे उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। एटॉमिक रेडियाई निकालने के 4 तरीके हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। पहला जो है सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा है एटॉमिक रेडियाई के लिए? कोवलेंट रेडियाई। ठीक है। दूसरा होता है मेटालिक। तीसरा होता है वंडर वॉल। और चौथा होता है आयनिक रेडियाई। इन रेडियाई से हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कौन से? आयनिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई। अब कोवलेंट रेडियाई के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, होमो डायटोमिक स्पीसीज के लिए और हेट्रो डायटोमिक स्पीसीज के लिए। इनके कोई पार्ट नहीं है। आयनिक रेडियाई कौन? इसके भी 2 पार्ट होते हैं। आयन बना है तो कैटायन भी हो सकता है या फिर एनायन भी हो सकता है। तो इसके भी फर्दर क्या है? 2 पार्ट हैं। ठीक है। इनको एक एक करके हमें क्या करना है? समझना है। एक एक स्टार्टिंग से चलते हैं। पहले समझते हैं किसको? कोवलेंट रेडियाई को। ये सारे के सारे मेथड हैं एटॉमिक रेडियाई को क्या करने के लिए? कैलकुलेट करने के लिए।
कोवलेंट रेडियस क्या होती है, जो दो, मान लो कोई ए और एक एक साथ क्या किया है, कंबाइन किया है, ठीक है। जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या क्या किया है, ए ने भी, दोनों ने क्या किया, आपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया है। ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, बॉन्ड बनाया है। जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, दोनों ने क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कोवलेंट रेडियस। जब क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के थ्रू होती है, इसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। और जो इनके बीच के डिस्टेंस निकाल, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो निकाली जाती है, उसका आधा क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होता है, ठीक है ना। कोवलेंट रेडियस क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर एटम्स विच फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद देमसेल्फ। एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये कोवलेंट जो बॉन्ड है वो ए मतलब दोनों सेम स्पीसीज भी बना सकती है, वो ए बी दोनों डिफरेंट स्पीसीज भी क्या कर सकती हैं, कंबाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो हमें समझना है इसके बारे में। पहला जो कोवलेंट रेडियस के अंदर है वो क्या है, होमो डाई एटॉमिक स्पीसीज। क्या है, होमो डाई एटॉमिक स्पीसीज। होमो डाई एटॉमिक का मतलब क्या है, दोनों के दोनों क्या है, जो कंबाइन कर रहे हैं वो सेम स्पीसीज कर रहे हैं। ए ने कंबाइन किया, एक ए ने कंबाइन किया, ठीक है। दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इनका आधा क्या कर सकते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो इनके जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। क्या मान लिया मैंने, डी। जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है डी, उसको क्या बोल सकते हो आप, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। या फिर दूसरा नाम क्या दिया जाता है, बॉन्ड लेंथ। दूसरा नाम क्या दिया जाता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब मान लो इस न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, आर ए। इस न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस क्या बोलोगे, आर ए, ठीक है। तो डी ए को अगर मैं डिफाइन करूं तो इन दोनों को क्या है, सम है। तो डी ए क्या निकलेगा, डी ए इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए। ये तो होगा दोनों का सम ही तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। अब ट्वाइस ऑफ आर ए क्या होगा, डी ए। तो आर ए क्या निकल जाएगा, रेडियस क्या निकलेगी, जितना भी आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकला उसका क्या हो जाएगा, आधा उसका क्या बन जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिफाइन की जाएगी, ठीक है ना। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस, इसको आप बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो। रेडियस निकालने का तरीका क्या है, अगर होमोडाइटोमिक के अंदर आपको रेडियस मिल गई तो क्या होगा, उसका होमोडाइटोमिक में अगर आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिल गया तो उसका आधा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है ना। ये सीधा सीधा तरीका है, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि एटॉमिक जो रेडियस है, हमने सिर्फ तो एटम की रेडियस निकालनी थी, ये तो अपने क्या निकाली है, कोवलेंट रेडियस है, ठीक है ना। कोवलेंट रेडियस निकाली हमने, जो एटॉमिक रेडियस है और कोवलेंट रेडियस है, दोनों में किसका ज्यादा होगा। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस क्या होती, ये थी एटॉमिक रेडियस। लेकिन जो हमने कैलकुलेट की है वो क्या की है, कोवलेंट रेडियस। हमने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाए थे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ, जब आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के इसका आधा करोगे तो क्या हुआ, इस आधा करोगे तो इस न्यूक्लियस से यहीं तक की जो डिस्टेंस निकली, इस न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस निकली क्या, नहीं, यहां तक की डिस्टेंस आप डिफाइन नहीं कर पाए, थोड़ी सी क्या रह गई, उसके अंदर एरर रह गई। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि एटॉमिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में कौन ज्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या थी, न्यूक्लियस से इस एंड तक की डिस्टेंस, और कोवलेंट रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या रह गई, खाली रह गई। तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। लेकिन हमें नियर अबाउट क्या मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि एटॉमिक रेडियस इसकी कितनी रही होगी, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोवलेंट रेडियस को यूज करते हैं उसको निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा जो मेथड है बी, वो है हेटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक
स्पीसीज के लिए, हेटेरोटॉमिक स्पीसीज या हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर तो दोनों सेम थे, यहाँ पे एक ए कंबाइन करेगा इसके साथ, एक बी के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। अब एक ए बी के साथ कंबाइन करेगा, कैसे कंबाइन करेंगे देखो इसको ध्यान से देखो। मान लो एक ए स्पीसीज है, ये न्यूक्लियस इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा क्या होगा बी स्पीसीज, दोनों सेम तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, साइज ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को तो अभी भी क्या मान लेता हूं मैं, डी। अब ए बी मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, कंपाउंड्स है, ठीक है। डी ए बी, ये न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर ए, इस न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर बी होगी, क्या होगी, आर ए आर बी। तो डी ए बी क्या होना चाहिए, आर ए प्लस आर बी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी यहाँ पे आता है। देखो जब मैंने दोनों ए लिए थे तो दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, सेम था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम था तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों सेम तरीके से अट्रैक्ट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ए है, एक बी, एक ए है यहाँ पे, एक बी है, ठीक है ना। दोनों के पास क्या है, इंटरन्यूक्लियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की है। अब इसका जो जेड इफेक्टिव है वो अलग होगा ए का, और बी का जेड इफेक्टिव क्या होगा, अलग होगा। मान लो ए का जेड इफेक्टिव कितना है, 1.0, मतलब मान लो ये हाइड्रोजन है, और बी का कितना है, 4.0। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का निकाला होगा तो क्या निकला होगा, क्या निकला होगा, 4.0। तो HF को अगर मैं कंसीडर करूं तो इसका 4.0 है, इसका 1.0 है, ठीक है। अब ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस है, ठीक है ना। मान लो ये 4 की टेंडेंसी से खींच रहा है, ये 1 की टेंडेंसी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, जेड इफेक्टिव यही तो है कि एक आया, मतलब 1 की टेंडेंसी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। फ्लोरीन क्या है, 4 की टेंडेंसी से अपनी तरफ क्या कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करवाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इस खुद का ही था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इसके पास, इसकी तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कंप्लीटली तो मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे से क्या करेगा, इसकी प्रोक्सीमिटी में आएगा। प्रोक्सीमिटी में आएगा तो क्या होगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से जा रहे हैं उस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए, जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो अट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से जो दोनों एटम क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन करोगे वो क्या होगा, इतने के बराबर आएगा कि इससे कम आएगा। जब एक दूसरे के पास आएंगे अट्रैक्शन की वजह से, तो जितना आना चाहिए था सिंपल आर आरबी की वजह से, वो ना आके और भी क्या आएगा, कम आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये क्या आने वाला है, कम आने वाला है। तो इस फैक्टर की वजह से जो जेड इफेक्टिव है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की वजह से क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैरामीटर से रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो डी ए बी क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी। इससे क्या आ रहा था, कम आ रहा था, जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा था। जो कम आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे, ठीक है ना, तभी तो इसके इक्वल होगा। इससे ये कम आता है इन दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर लेके आना पड़ेगा ना। तो करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, 0.09 डेल एक्स। क्या है, 0.09 डेल एक्स। एक्स क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको एटॉमिक रेडियई और आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर आगे आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी डिपेंड जेड इफेक्टिव पे करती है, ठीक है ना। ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर्सपेक्टिव से समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आर ए और आरबी क्या होने चाहिए, एंगस्ट्रॉम के अंदर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एंगस्ट्रॉम के अंदर अगर रेडियई है तो ही ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे। लेकिन अगर पिकोमीटर में लिया तो क्या होगा, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए
प्लस आर बी माइनस 9 डेल एक्स आएगा। जब क्या हो, आपने रेडियस किसके अंदर ली है, पिकोमीटर के अंदर क्या है, ली है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, 0.09 डेल एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान रखना कि एचएफ के अंदर क्या होता है, इसके अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी 1.0 है और इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी 4.0 है। तो क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसकी तरफ मूव करेंगे, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेसिटी इंक्रीज करेगी तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होने वाली है, अट्रैक्शन। जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आनी चाहिए अट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों पैरामीटर्स क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो हेटेरोन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, डीएबी आर ए प्लस आर बी। अभी एंगस्ट्रोम में दिया है तो 0.09 और अगर पिकोमीटर में दिया है तो 9। आगे डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लेना है, आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, मान लो आपको क्या दे दिया, आपको आर ए दिया, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए दे दी क्या, 5 एंगस्ट्रोम। ठीक है, आर बी दिया 1 एंगस्ट्रोम। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की दे दी 3, बी की दे दी 2.1। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना है। तो डी ए बी क्या होगी, आर ए प्लस आर बी 5 प्लस 1 एंगस्ट्रोम में है तो क्या यूज करोगे, 0.09, 3 माइनस 2.1, सीधा सीधा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो क्या आएगा, 6 प्लस 0.9 इंटू 0.9। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, 5.919 एंगस्ट्रोम क्या आ गई, इंटरन्यूक्लियर रेडियस। इसको देने का तरीका, इस फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने क्या निकाला, देखो ये फॉर्मूला आपने निकाला है, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल एक्स लिया। ठीक है, अब ये तो ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सीधा सीधा आप यूज कर लोगे, इसको मोड के अंदर ही लेना, हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही लोगे इसको। ठीक है, अब आर ए और आर बी ना देके अगर आपको क्या बोल दे कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ A2 इज 10 एंगस्ट्रोम। A2 दिया मतलब आर ए निकालोगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या क्या होता है, सेम होमोडाइटोमिक में क्या होगा, सेम क्या होगा, 10/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ऐसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब डी ए दे दे, यहाँ पे डी बी बी दे दे, तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी यूज हो सकता है। डी ए बी क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 0.09 डेल एक्स। तो एज इट इज रहेगा, बस इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखोगे कि सीधा रेडियस ना दे के वो क्या दे सकता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट क्या है, मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस के अंदर क्या है, मेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लेयर्स की तरह क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, लेयर्स की तरह अटैच होते हैं। तो मान लो ये ए मेटल है, मेटल तो सेम ही रहेगा जो कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये ए मेटल है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या किया है, बॉन्ड बनाया गया है। दोनों के बीच में क्या बनाया गया है, बॉन्ड। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए। क्या होगा, ये आर ए प्लस आर बी। इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, ये एक दूसरे के सरफेस से सरफेस के साथ क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आर ए प्लस आर ए क्या होगा, ट्वाइस आर ए क्या होगा, डी ए डिवाइडेड बाई 2। सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में कौन बराबर होगा, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, वहां पे भी क्या था, न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, यहाँ पे भी क्या निकलेगी, न्यूक्लियस से यहीं तक की डिस्टेंस तो निकलेगी, क्योंकि इनके बीच में शेयरिंग तो हुई नहीं है। स्फेरिकल क्या है, आउटर सिर्फ क्या कर रखे हैं, कंबाइन कर रखे हैं, सिर्फ क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, जो मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस क्या होंगे, नियरली इक्वल निकलते हैं। ठीक है ना, सेम निकलेंगे। तो अगर कंपैरिजन करना है कि मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में कौन बड़ा होगा,
तो मेरे को पता है एटॉमिक रेडियस इक्विवेलेंट से क्या होती है, बड़ी होती है। ये दोनों क्या है, सिमिलर। तो मेटालिक इक्विवेलेंट से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी सब क्या है, सेम है। क्या फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हो, आर निकालने के लिए क्या, मेटालिक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दी है तो उसका आधा करके आप क्या निकाल सकते हो, मेटालिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।